बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी जो मैट्रिक कैटेगरी का टेस्ट हुआ था सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी के जो इदारा एसटीएस है उन्होंने कंडक्ट किया था और उसका हम मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्वेश्चंस जो आ रहे थे 41 से लेकर 60 तक ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे। सो वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट देम एंड हम उनको सॉल्व करेंगे। तो 41 पर जो पहला सवाल आया था वो ये था कि ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो सवाल है ये सेट थ्योरी से था, यानी कि सेट्स जो आप पढ़ते हैं वहां से लिया गया था। तो आपको पता है कि ये जो निशानी होती है ये इंटरसेक्शन की होती है सेट्स के अंदर। जैसे आप लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ये निशानी ए यूनियन की होती है, जैसे आप लिख रहे होते हैं ए यूनियन बी। और ये इस तरह से ये निशानी जो है वो डिफरेंस की होती है, जिसको आप ए माइनस बी कहते हैं। और इस तरह से ये एक निशानी होती है सेट्स के अंदर, ये होती है सिमेट्रिक डिफरेंस की निशानी। ठीक है, ये होती है सिमेट्रिक डिफरेंस की निशानी होती है। और ये जो यहाँ पर ये निशानी है ये सिर्फ डिफरेंस की निशानी है, डिफरेंस कहते हैं हम इसको। ठीक, ये यूनियन की होती है। तो जो सवाल में आ रहा है ये इंटरसेक्शन की निशानी है। बाकी कॉम्प्लीमेंट की निशानी हम ऐसे भी लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार लिखते हैं, तो या कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए इस तरह की निशानियां होती हैं। तो ये जो निशानी आ रही है ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को जाहिर कर रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका ठीक हो। 2 क्वेश्चन में कह रहा था, बाय द वे ये टेस्ट जो है ये 21 जून को हुई थी मेरे ख्याल में, ये वो वाली टेस्ट है। 42 पर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कि 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है ये आप 5वीं क्लास में पढ़ते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा 5 से। तो 5 के लिए आपसे पूछा गया है। वैसे 2 के लिए आपको मैं बताता चलूं कि अगर किसी नंबर के जो यूनिट प्लेस है, जैसे ये नंबर है ना, कोई भी नंबर उठाएं, जैसे ये नंबर हो गया 230590, तो इसकी ये जो प्लेस होती है यूनिट प्लेस होती है, फिर ये 10 प्लेस होती है, ये 100, इस तरह से। तो अगर यूनिट प्लेस पे किसी में 0 आ जाए या यूनिट प्लेस अगर इवन है, इवन यूनिट प्लेस है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, अगर इवन यूनिट प्लेस है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी नंबर उठाए उसके सारे डिजिट जोड़ कर लेते हैं। अगर जो जोड़ आ रहा होता है अगर उसको 3 डिवाइड करता है तो नंबर भी डिवाइड हो जाता है। जैसे इसका जोड़ है 2 + 3 5, 5 + 5 5 + 0 5, 5 + 5 10, 10 में फिर 9 ऐड कर देंगे 19। तो 19 को 3 डिवाइड नहीं करता तो लिहाजा ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 4 के लिए होती है। 4 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की ये जो 2 डिजिट होते हैं इनको चेक करते हैं। अगर इनको 4 डिवाइड करता है तो हम कहते हैं कि इस पूरे नंबर को जो है ना वो 4 डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए ये होता है कि यूनिट प्लेस जो है आपकी वहां पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब कौन से वो नंबर है जिनके यूनिट प्लेस में या 0 है या 5। इसके यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है तो ये तो नहीं डिवाइड हो सकता 5 से। इसके यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसके यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, यानी 5 और 0 में से नहीं है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ये 6 आ रहा है, ये भी 5 और 0 नहीं है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो लिहाजा बी ऑप्शन विल स्टैंड। 3 क्वेश्चन ये था कि करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेशंस एंड बॉडी मास। ये जो हमारे पास रूल होता है बेसिक अर्थमेटिक्स में, BODMAS, इसकी शॉर्ट फॉर्म, यानी ये किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि पहले आप ब्रैकेट छोड़ाते हैं, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसके अल्फाज, ये इसके जो लेटर्स हैं यहाँ से ही वाजे हो रहा है कि बी से पहला लेटर आना चाहिए, यानी BODMAS। बाकियों में ये ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, सो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो like that's how you can solve this question। ये क्वेश्चन 44 है, इसमें आपसे पूछ रहा है चूज रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ये जो नीचे वाले नंबर से इनमें से कौन सा रियल नंबर है। तो 1 बाय 1 सारे ऑप्शन। सबसे पहली बात तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है ना। अब मैं हर एक ऑप्शन को देखता हूँ कि वो बाकी जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर क्यों नहीं है। अच्छा, अगर इस पर बात करें, माइनस के अंदर
स्क्वायर रूट 4। तो अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ें तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो नंबर इमेजिनरी हो जाता है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, द इमेजिनरी नंबर इन पर्टिकुलर, क्योंकि इसको जब आप लिखते हैं तो ये बेसिकली -1 इंटू स्क्वायर रूट 4 हो जाता है, जो कि आयोटा इंटू 2 हो जाता है, यानी कि 2 आयोटा। अब 2 आयोटा एक ऐसा नंबर है जो कि इमेजिनरी है, तो इस और इमेजिनरी नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता बिल्कुल भी, यानी दो अलग अलग सेट है, इमेजिनरी और रियल। ऑप्शन बी तो ठीक है, ये तो रियल नंबर है क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, p अपॉन क्यू में है, और p जो है वो आपका इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है और हर रेशनल नंबर रियल होता है, तो ये रियल नंबर है। अच्छा, ये नंबर जो है 1/0 ये नंबर ही नहीं है, रियल नंबर तो क्या ये, यानी आगे की बात है एक्सटेंडेड रियल नंबर, वो आपके जहन चले छोड़े रहने दें। जब भी किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो रियल नंबर नहीं रहता। किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करें, दैट इज नॉट अ नंबर, या इसको आप कहते हैं कि ये डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड चीज है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें जीरो आ जाता है, लेकिन किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो वो नंबर नहीं रहता, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो जवाब आता है वो डिफाइंड नहीं है, यानी हमें पता नहीं है इसका क्या जवाब है, ये नंबर ही नहीं है रियल। ठीक है ना, ये जो डी ऑप्शन है इसमें नंबर है ही नहीं, इसमें एक इक्वेशन दी गई है और वो इक्वेशन भी गलत है, यानी कि एक गलत किस्म का रिलेशन दिया गया है, नंबर तो दिया ही नहीं गया, तो ये ऑप्शन इसी तरीके से डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो यू आर लेफ्ट विद दिस राइट आंसर। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि रियल नंबर कौन से होते हैं, ताकि आगे के लिए आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स। तो आपने नेचुरल नंबर तो पढ़े होंगे जो कि होते हैं 1 2 3 ये, और इंटीजर भी आपने पढ़े हुए हैं जो कि 0 1 2 3 सारे, और माइनस वाले भी -1 -2 इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। रेशनल कौन से होते हैं, जो आप इन इंटीजर्स के रेशो से बनाते हैं, p q n z q नॉन जीरो। ठीक है ना, यानी इनके रेशोज से आप बनाते हैं, वो रेशनल्स बन जाते हैं। क्यू यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 9/8 हो गया, जीरो नीचे नहीं आना चाहिए। बाकी सारे जो भी नंबर है ये रेशनल है, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी कुछ और नंबर होते हैं जो कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, और बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो कि कांट बी रिटन एंड कांट बी, मुझे इस तरह से इसको भी नहीं लिखना चाहिए, इसको आई शुड टेल दैट कि इरेशनल वो हैं दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल, यानी जो रेशनल नहीं है, यानी जिनको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे पाई हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया, ई हो गया, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल और इरेशनल, क्योंकि ये जो रेशनल है ना आपके, इसके अंदर सारे इंटीजर भी मौजूद है, क्योंकि आप इस जो भी इंटीजर उठाएं, मिसाल के तौर पर 2 है, इसके नीचे 1 तो है ही है, या -9 उठाएं यहाँ से तो इसके नीचे 1 तो है ही है, तो ये जो इंटीजर है ये सारे रेशनल के अंदर आ जाते हैं। तो आपके पास दो नंबर बन जाते हैं लास्ट में आकर, एक रेशनल दूसरे इरेशनल। जब इन सारों को मिला लेते हैं तो वो रियल बन जाते हैं। तो आपके जहन में कोई भी नंबर आ रहा है, कोई भी नंबर जिसके नीचे यानी फ्रैक्शन है 2/5, जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, कोई भी नंबर जो जहन में आपके आ रहा है वो रियल नंबर है। कौन सी जो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक तो अपान में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आयोटा साथ में नहीं होना चाहिए, तो फिर वो नंबर रियल ही होगा आपके लिए। ठीक है ना, तो रियल नंबर के लिए ये दो एक्सेप्शन है, एक तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए आपकी लेवल तक, दूसरा कोई आयोटा नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो वो रियल नंबर बन जाता है। और वो नंबर होना चाहिए, जैसे ऑप्शन डी में उसने रिलेशन दिया था, मिसाल 2 = 3, तो अब ये नंबर तो नहीं है, रिलेशन है, नहीं है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, इनमें से कौन सी हो सकती है। कह रहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो का मतलब है कि जीरो शामिल कर दें। ऑल इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स। ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर। अब पहले तो नेचुरल नंबर का सेट बना है, यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब इंटीजर्स का सेट भी यहाँ बना ले, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 -1 -2
ठीक है। तो अब ऑप्शन ए में कह रहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स सारे जीरो छोड़ के ये पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे यहाँ पर ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करे। बी में कह रहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी रखें ये सारे और इसके साथ जीरो भी रखें, 0 1 2 ये, और ऑल इंटीजर्स सारे के सारे इंटीजर्स और ऑल रियल नंबर्स। देखिए सारे रियल नंबर तो आप नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर सिर्फ ये है 1 2 3 4 5 और सो ऑन सो फोर्थ। तो कौन सी डेफिनेशन फिट आती है? इन माय ओपिनियन ऑप्शन ए विल स्टैंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर हमें ये कहा जा रहा था कि हमारे पास जो ए है वो एक सेट है, ए बी सी उसके अंदर एलिमेंट है और बी के अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट है। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि इनके दरमियान यानी ए और बी के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ए और बी आपस में बराबर है, ए और बी इक्विवेलेंट है, या ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। तो दो सेट इक्वल तब होते हैं, अगर इनफॉर्मल कहें तो सबसेट यानी दो सेट आपस में बराबर तब होंगे जब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो ये बराबर तो किसी लिहाज से हो ही नहीं सकते सेट्स। और इक्विवेलेंट भी वो सेट होते हैं जिनके अंदर एक जितने एलिमेंट हो, यानी अगर एक सेट के अंदर 3 हो तो दूसरे के अंदर भी 3 होने चाहिए, तभी इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ए सबसेट है और प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें यानी जब हम कहते हैं ना x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y, ये कब होता है? जब x के सारे एलिमेंट y के अंदर हो, जो भी एलिमेंट x के अंदर है वो y के अंदर होना चाहिए और y के अंदर कुछ ज्यादा एलिमेंट भी होने चाहिए x से। तो यहाँ पर ये चीज फिट हो रही है क्योंकि a के सारे एलिमेंट ए बी सी यहाँ पड़े हुए हैं और एडिशनली भी इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर सेट यहाँ पर ए बी का है। बी प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का, आप चेक कर सकते हैं। पहली बात तो ये सबसेट ही नहीं है, तो प्रॉपर की बात तो बाद में आ जाती है, क्योंकि ये जो बी सेट है ना, और उमूमी तौर पर अगर हम बात करें तो जो सबसेट होता है ना उसके अंदर एलिमेंट कम होते हैं या बराबर होते हैं, लेकिन बी के अंदर तो ज्यादा एलिमेंट है, तो ये तो सबसेट हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो जाती है। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस ऑप्शन व्हिच इज सी एंड दिस स्टैंड्स करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर पूछ रहा है हमसे कि इफ x इज अ सेट, x एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6 और y एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 8। फिर हमसे पूछ रहा है x यूनियन y किसके बराबर है। तो जब दो सेट देकर उनकी यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस पूछा जाए तो बेहतर तरीका ये है कि आप वो फाइंड कर लें। तो x यूनियन y में हम क्या करेंगे, पहले हम x के एलिमेंट रखेंगे 3 4 5 6 और इसके साथ यूनियन करेंगे y के एलिमेंट जो कि हैं 1 2 3 8। अब जो यूनियन होती है उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आप जो पहला सेट आ रहा है उसके सारे एलिमेंट लिख लें 3 4 5 6, आप दूसरे सेट पर आ जाए। जो एलिमेंट आपने पहले लिखा है उसको नहीं लिखना, बाकी लिखना है। तो 1 को आपने पहले नहीं लिखा तो ये लिख लें, 2 आपने पहले नहीं लिखा इसको लिखें, 3 आप पहले लिख चुके हैं तो इसको ना लिखें, 8 आपने नहीं लिखा इसको लिखें। अब फिर इनको लास्ट में आप तरतीब दे दें, यानी कि डिसेंडिंग या असेंडिंग एक ऑर्डर में आप रखें इनको, कम से कम एलिमेंट से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से कम की तरफ। तो उम्मन हम यही करेंगे, कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, यानी छोटा एलिमेंट पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 8, यानी एक तरतीब में रखेंगे। वैसे ये भी जवाब ठीक था लेकिन तरतीब में रखेंगे और फिर ऑप्शन को आप मैच करने की कोशिश करें तो ये डी ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, तो राइट आंसर विल स्टैंड, D will be the right answer. Okay? क्वेश्चन 48 में ये भी एक सेट्स में से है। तो यहाँ पर हमें दो सेट दे रहा है, एक U सेट है और U सेट उमूमन हम यूनिवर्सल सेट को कहते हैं, यानी हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और हमें कहा जा रहा है कि इफ U इज दिस, यानी U के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड B एक दूसरा सेट है हमारे पास जिसके अंदर 2 4 6 8 4 एलिमेंट है। B कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो B कॉम्प्लीमेंट हम, क्योंकि यूनिवर्सल भी गिवन है एक सेट भी गिवन है, तो B कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि हम यूनिवर्सल में से B के एलिमेंट माइनस कर देंगे बस।
तो यूनिवर्सल में क्या एलिमेंट पड़े 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बी वाले एलिमेंट इसमें से माइनस करने हैं हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से माइनस करने हैं हमने 2 4 6 8। तो ये 2 4 6 8 यानी 2 उसको लिखना नहीं चाहिए, 2 भी चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 8 भी। सो वी विल बी लेफ्ट विद 1 3 5 7। So 1 3 5 7 is the option C. So C will be the right answer. 89 क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन 4/18 है, यानी जो फ्रैक्शन कॉमन में हमें गिवन है 4/18, इसका डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा बनेगा, सिंपली यही पूछना चाह रहा है। तो अगर 4/18 को हम कन्वर्ट करें तो पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4/18 को, ये 2/9 बन जाएगा। तो इसका मतलब 2 को आप डिवाइड करें 9 से, 2 का टेबल तो नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट देगा, यहाँ 0 देते हैं हम, जैसे हम डिवीजन करते हैं यूजुअली। तो अब 2 टाइम्स टेबल जाएगा 18 आ जाएगा, 2 बच जाएंगे, फिर 0 देंगे, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 0, और फिर आपका 2 टाइम्स टेबल जाएगा, और ये इस तरह से तरतीब चलती रहेगी। तो ये 0.2222, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट पूछ रहा है। एक सेट दिया है, उस सेट दिया गया है, उसकी टेबुलर फॉर्म पूछ रहा है। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि आप सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट करके बताएं। तो अब पहले हम जो सेट है हमारे पास उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है x such that x belongs to z। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट होंगे हमारे वो इंटीजर होंगे, और फिर कह रहा है एंड x स्क्वायर इज 25। अब इस पूरे का मतलब है कि मुझे वो इंटीजर चाहिए जिसको स्क्वायर करूं तो 25 आ जाए। तो अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएंगे। अब ये प्लस माइनस 5 इंटीजर है और ये इसको भी सेटिस्फाई करते हैं, तो लिहाजा -5 और 5 हमारे पास जो है आंसर होंगे, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी सवाल के अंदर अगर हम इसको z पॉजिटिव कर दें तो फिर ये नेगेटिव वाला शामिल नहीं होगा। ये दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है, तो उस केस में सिर्फ 5 होता है क्योंकि नेगेटिव निकाल लेते हैं हम। या अगर यहाँ पर z नेगेटिव कर देते हैं हम तो फिर सिर्फ -5 जवाब में आ जाता, 5 जवाब में आ जाता, +5 नहीं आता। राइट जी। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है इफ 2 is added to greatest 5 digit number the number will be। अब greatest 5 digit नंबर के अंदर अगर 2 ऐड करें तो the number will be। अब पहले तो हम ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट्स नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो एक मैं लिख लेता हूँ स्मॉलेस्ट और दूसरा मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर, और यहाँ डिजिट लिखूंगा। अगर हम बात करें 1 डिजिट स्मॉलेस्ट तो 0 1 डिजिट नेचुरली, और ग्रेटेस्ट 9। और 2 डिजिट की अगर बात करें, यहाँ डिजिट लिखा होना हुआ है, ऐसे समझे। अगर 2 डिजिट नंबर करें तो स्मॉलेस्ट 10 होगा और ग्रेटेस्ट 99। और अगर हम 3 डिजिट की बात करें, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 100 होगा और ग्रेटेस्ट जो होगा वो 999 होगा। इसी तरीके से 4 डिजिट की बात करें तो ये 1000 जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगा और 9999 जो है ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। और अगर बात करें 5 डिजिट की तो ये बन जाएगा हमारा 10,000, और इसी तरीके से हमारा जो ग्रेटेस्ट होगा वो हो जाएगा 5 डिजिट वाला ये नंबर जो कि है 99,999। राइट, तो इस तरीके से 6 7 8 नीचे आप जा सकते हैं। अब हमारा सवाल क्या है कि अगर 2 ऐड करें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के अंदर, ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि है 99,999। बाय द वे मैं 6 डिजिट वाला लिख लेता हूँ। 6 डिजिट से स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये 1 लाख हो जाएगा, और 6 डिजिट हमारा जो ग्रेटेस्ट होना चाहिए वो 9,99,999 होना चाहिए। सो लाइक 6 9। सो अब इस 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर हम अगर 2 ऐड कर लेते हैं, वो सवाल में ये कह रहा है कि 2 अगर ऐड कर दें, तो अगर 2 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास, ये सिंपल एडिशन है, आप ऐड कर लें तो ये बन जाएगा आपका 0 1 0 एंड देन 1 0। तो ये 1,01,000 बन जाएगा।
अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। वो कहता है 1 लेस देन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है, तो इसमें से 1 कट करें तो जवाब आ जाएगा 9,99,989। तो अब ये तो जवाब नहीं है ना इधर, तो ये तो नहीं हुआ, यानी ये जो फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा है ये तो नहीं हुआ। यानी फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है 1 लेस देन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी एक कम जवाब आएगा किससे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट से एक कम कर लेते हैं तो ये आता है, लेकिन जवाब ये तो नहीं है। अब ऑप्शन बी पर आ जाए, 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है, इसमें से एक कम कर दें तो जवाब आ जाएगा 99,999, लेकिन जवाब ये भी तो नहीं है, जवाब तो कुछ और है, 1 लेकिन 1 है। तो अब ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है 1 मोर देन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है, राइट। तो इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो ये जो नंबर बन जाएगा ये 10 lakhs में चला जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी नहीं आएगा। तो लाइक सी ऑप्शन इज आल्सो डिस्कार्डेड, आप खुद चेक कर सकते हैं, 1 ऐड कर दे इसमें। लेकिन ऑप्शन डी जो है ना उसमें कह रहा है 1 मोर देन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो ये 1,01,000 बन जाएगा, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। सवाल है कि 52 नंबर, द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस इरेशनल नंबर्स इज, इरेशनल नंबर्स को कौन सी डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट डिफाइन करती है। तो अगर आप याद करें ना तो इस तरह से जब हम करते हैं ना तो जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं, इंटीजर्स तो सारे के सारे रेशनल होते हैं, तो जब हम बात करते हैं ना फ्रैक्शंस की, यानी जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो एक आ जाते हैं कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। अब कॉमन फ्रैक्शन के अंदर जो बात होती है पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो पी ओवर क्यू के अंदर जब भी पी और क्यू इंटीजर होंगे तो ये कॉमन फ्रैक्शन सारे के सारे रेशनल बन जाते हैं। फिर आ जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल के अंदर जब हम बात करते हैं तो डेसिमल के अंदर एक टर्मिनेट करते हैं और एक नॉन टर्मिनेट करते हैं, और फिर जो टर्मिनेट करते हैं वो भी रेशनल बन जाते हैं। फिर नॉन टर्मिनेट के अंदर, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो आ जाते हैं, एक रिकर करते हैं, रिकरिंग होते हैं, और एक नॉन रिकरिंग। तो जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हो, रिकरिंग हो लेकिन, तो ये भी रेशनल बन जाते हैं। तो ये वाले जो बनते हैं ना, जो ना टर्मिनेट कर रहे हो ना रिकर कर रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये इरेशनल बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन देखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक, जो कि टर्मिनेट भी ना करें और रिकर भी ना करें, तो ये आपके बन जाएंगे इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन, राइट। सवाल है 53, क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर हमें कह रहा है द रीजनिंग इन व्हिच वी जनरलाइज द स्टेटमेंट इज नोन एज। सो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप स्टेटमेंट को जनरलाइज करते हैं उसको हम क्या करते हैं। तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझें कि किसी पर्टिकुलर केस से आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। तो ये बेसिकली इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यानी पर्टिकुलर, यानी जैसे आप मैथमेटिकल इंडक्शन में हम पढ़ते हैं ना कि तो कोई एक चीज है, वो एक बंदे के लिए हम चेक करते हैं कि ठीक है, फिर 2 बंदों के लिए, फिर 3 बंदों के लिए, फिर 4 बंदों के लिए, फिर हम किसी प्रिंसिपल के जरिए हम ये कहते हैं कि ये सारों के लिए ठीक है। तो जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो इस किस्म की जो रीजनिंग है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक। तो दिस ए ऑप्शन शुड बी द राइट वन। सवाल है 54 नंबर पर कि अगर इफ ए यूनियन बी इज ए देन वी कैन इंटरप्रेट दिस एज ए सबसेट ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है, बी इज सुपरसेट ऑफ ए या ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए यूनियन बी ए के बराबर है, इसका क्या मतलब है? ए यूनियन बी ए के बराबर है, इसका सीधा मतलब ये है कि जो बी के एलिमेंट है या तो वो बी ए के बराबर है या फिर बी जो है वो सबसेट है ए का। अच्छा, बी बराबर है ए का, कैन बी अज्यूम्ड बी सबसेट है ए का। इन दोनों केसेस के अंदर इनकी यूनियन जो है वो ए के बराबर। लेकिन जब हम बी और ए को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएंगे ना, या तो ए यूनियन बी ए के बराबर होगा, ए यूनियन बी बी के बराबर हो सकता था। ये पॉसिबिलिटी ली जा सकती है लेकिन वो है नहीं। तो हम सबसेट वाली चीज को अगर कंसीडर करें कि अमूमी तौर पर इसका मतलब ये है
ए यूनियन बी जब ए के बराबर आ गया, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं अगर कि 1 2 3 4 अगर ए के अंदर एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 3 4, अब ये बी पूरा ए के अंदर मौजूद है, तो जब आप यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट आ जाएगा, जो कि यूनियन में आपको 1 2 3 4 यानी ए के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ये मैट्रिक क्लास है तो मैं एग्जांपल्स पर फोकस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि ए जो है वो बी जो है वो सबसेट है ए का, अगर यहाँ से ये हम अज्यूम करें। तो फिर इस केस के अंदर जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ए और बी की, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो है ना फिर बी के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। ये इस यहाँ पर भी अगर आप इंटरसेक्शन ले लें तो क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो लिहाजा वही कॉमन होंगे 3 4, तो बी आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन, राइट। सो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन जो है शुड बी करेक्ट वन, राइट। सवाल है कि 3 or more points lies on the same straight line are known as, तो ये डेफिनेशन ही है, तो ये किस चीज की डेफिनेशन है? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, तो अब अगर 2 या 2 से ज्यादा जो जितने भी पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं वो कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं हो सकते। इंटरसेक्शन पॉइंट्स वो होती हैं जहां पर अगर लाइंस की बात करें तो जहां पर लाइंस मिल रही होती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो ये नहीं हो सकते। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पर ना लाए करते हैं, जैसे एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, अब ये पॉइंट यहाँ पर जो है और दूसरा ये पॉइंट यहाँ पर है, ये कोलिनियर है क्योंकि ये एक ही लाइन पर नहीं लाए करते, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक। मीटिंग पॉइंट्स वो हो सकती हैं जहां पर लाइन मीट कर रही हो, जैसे यहाँ पर ये लाइन मीट कर रही है इस लाइन के साथ, मे बी यू कैन इंटरप्रेट इट। और इसी तरह ये मीटिंग पॉइंट्स भी नहीं हो सकते, इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी नहीं हो सकते, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और ये कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हो, अगर 3 हो, 3 से ज्यादा हो, 2 हो, जितने भी हो पॉइंट्स अगर सेम ही लाइन पर आ रहे हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, राइट जी। तो अगला सवाल है 56 नंबर पर। सवाल ये है कि 50 is 20% ऑफ 50 is 20% ऑफ व्हाट, किसका 20% है? 15 जो है, सॉरी 15 is 20% ऑफ व्हाट, 15 किसका 20% है? तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन पर मैच करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 15 जो है वो किस नंबर का 20% है, यानी कौन से नंबर को हम किस नंबर का हम 20% लें कि वो 15 आ जाए। तो 20% ऑफ अ नंबर, हम वो नंबर फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो इस 20% का मतलब है 20 डिवाइड बाय, और ऑफ मतलब है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x के साथ, इक्वल टू 15। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 20 का टेबल 100 पर, 20 का 20 पर 1 टाइम्स, 100 पर 5 टाइम्स, तो 15 बराबर हो जाएगा 1/5 टाइम्स x। अब ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये 15 इंटू 5 हो जाएगा बराबर x के। अब 5 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो ये 75 आ जाता है x के बराबर। तो हम ये कहेंगे कि 75 यानी ऑप्शन बी 75 इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें आप चेक भी कर सकते हैं। सवाल ये था ना कि 15 जो है वो किस नंबर का 20% है, तो आप 25% निकालें 75 का, इसका 20% निकालें, तो आप लगाएं 25 का टेबल, यहाँ पर 3 टाइम जाएगा, यहाँ पर 4 मरतबा, और फिर 4 का टेबल 1 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, 3 5 द 15। तो ये 75 का जब 20% निकालेंगे तो वो 15 आएगा। सो लाइक बोथ वेज यू कैन ट्राई। जी, सवाल है हमारा कि द टेम्परेचर ऑफ अ हिली माउंटेनियस एरिया इज -3 सेल्सियस। आफ्टर अ फ्यू आवर्स इट विल ड्रॉप डाउन बाय 4 सेल्सियस, देन द टेम्परेचर विल बी। अच्छा, इस वक्त टेम्परेचर जो है ना -3 डिग्री है, और फिर ये ड्रॉप हो रहा है यानी और कम होगा, ठीक है ना। और कितना कम होगा? 4 डिग्रीज। तो इसको आप अगर लाइन पर देखें ना, ये लाइन है मेरे पास, यहाँ पर 0 है, मिसाल -1 -2, चलें इसको लेते हैं -3। अब ये -3 पर खड़ा हुआ है, 4 दर्जे और गिरेगा, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ -4 -5 -6 -7, तो 4 दर्जे जब और कम होगा ना इस साइड पे, जैसे मैं लेफ्ट पर कम होने का मतलब है कि
माइनस में, तो ये -3 से -7 पर चला जाएगा। ये ड्रॉप डाउन का मतलब है कि ये कम होगा 4 डिग्री, पहले यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, ड्रॉप डाउन का मतलब है कि ये -4 है, यानी नीचे जा रहा है। तो पहले -3 था, 4 दर्जे और कम हुआ तो ये -7 पर जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जी सवाल है 58। इस सवाल के अंदर हमें कहा जा रहा है कि द डेसिमल नंबर 139 विल बी रिटन इन बाइनरी नंबर सेज। तो हमारे पास एक नंबर है 139 और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। ये 8वीं क्लास में से क्वेश्चन लिया हुआ है या 7वीं में से। आप कैसे करते हैं जब भी आपके पास कोई डेसिमल नंबर हो ना, जैसे ये 139 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं इन अ सर्टेन वे, एक प्रॉपर एक तरीके के साथ। अब पहले 2 का टेबल लगाएंगे इसके ऊपर, यानी 13 पर आप 2 का टेबल लगाएं तो कितना टाइम जाता है, 6 टाइम जाता है, एक बच जाएगा, एक इधर मिलाएंगे तो ये 19 हो जाएगा। अब 19 पर 2 का टेबल लगाएं तो 19 पर 2 का टेबल 9 टाइम्स जाएगा, लेकिन एक रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। सिंधी में देखे पाछी चौंदा आयो, सो लाइक जब हम 139 को डिवाइड करेंगे 2 से तो टेबल जाएगा 96 टाइम्स, लेकिन एक बच जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, 139 को 2 से डिवाइड करें तो पहले आप टेबल जाएगा आपका 6 टाइम्स, तो ये बन जाएगा आपका 12, यहाँ 1 रह जाएगा और ये 19, अब टेबल जाएगा 9 टाइम्स तो ये 18, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये जो 1 बचा है ना, ये यहाँ पर रखेंगे। इसी तरीके से फिर हम 2 का टेबल लगाएंगे। अब 2 का टेबल इस पे जाएगा 3 टाइम्स और इस 9 पे जाएगा 4 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर अब 1 बच जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से अब 2 का टेबल लगाएं तो यहाँ पर 3 पर एक मरतबा जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 14 पर आप जाएगा 7 टाइम्स। अब इस वक्त जो है ना कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 0 हम लिखेंगे। कोई रिमाइंडर नहीं है ना, 0 रिमाइंडर है, क्योंकि 34 को जब 2 से डिवाइड करें तो 17 मरतबा टेबल जाएगा, लेकिन कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर 2 का टेबल लगाएंगे 17 पर तो ये टेबल जाएगा 8 मरतबा और एक बच जाएगा यहाँ पर भी, और फिर 2 का टेबल 4 टाइम्स, लेकिन इस वक्त कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, और फिर हम 2 का टेबल 2 टाइम्स, इस वक्त भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, फिर 2 का टेबल एक मरतबा जाएगा, ठीक। और इस वक्त हमारे पास से यहाँ पर भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस इस तरह से बन रही है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले ये 1 लिखेंगे, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये वाला 0, फिर ये इसे उल्टा ऊपर जाएंगे 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 1। अब ये नंबर इसको मैच करें, किसके साथ मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन ए जो कि था 1000101, राइट। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 59 सवाल है, इफ 6 पीपल डिग अ वेल 20 मीटर्स, एक कुआं जो है वो 6 बंदे मिलकर खोद रहे हैं 200 मीटर नीचे जो है, 15 दिन लग रहे हैं उसको। The number of people that are required to dig the same well in 18 days is। अब कह रहा है कि अब हम अगर 18 दिन के अंदर यही सेम जो है कुआं खोदना चाहें, यानी 200 मीटर डीप नीचे, तो कितने बंदे चाहिए। तो हम इसके अंदर पहला तो ऐसे कर सकते हैं, हम एक हमारे पास है डेज और दूसरा हमारे पास है पीपल, ठीक, नंबर ऑफ पीपल। तो अगर काम तो वही है ना, तो उसको फिक्स कर दे, आप उसको छोड़ दे। तो अब हमें 15 दिन लग रहे हैं एक काम को पूरा करने के लिए, और बंदे हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं 6 बंदे हैं तो 15 दिन लग रहे हैं। अब अगर हम दिन 18 कर दें तो बंदे ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, तो कितने बंदे लगेंगे वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन या लीनियर रिलेशन। कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन वो होता है जिसमें एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़े, या एक को कम करें तो दूसरी भी कम हो, ठीक है ना। तो इस केस में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन वो होता है जिसमें एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी कम होनी चाहिए, या एक को कम करें तो दूसरी बढ़नी चाहिए, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अब इसमें देखते हैं, चलें, काम हमारे पास फिक्स है,
पहले हमें कहा जा रहा है कि 15, पहले हमें ये पता है कि 6 बंदे आ जाते हैं तो 15 दिन में काम पूरा कर देते हैं। अब हम दिन बढ़ा देते हैं, तो अगर दिन बढ़ जाए तो बंदे कम होंगे या ज्यादा होंगे, यानी अब सीधी सी बात है, अगर 6 बंदे हैं, यानी बंदे अगर ज्यादा कर दे तो 18 दिन से, तो यानी 15 से, तो अगर पहले 6 बंदे थे तो 15 दिन लग रहे थे। अगर हम बंदे बढ़ा देते तो फिर टाइम कम लगता, दिन कम लगते। अब अगर दिन ज्यादा हमें मिल रहे हैं तो बंदे हमें कम चाहिए, सीधी सी बात है। तो यानी डेज को आप बढ़ा रहे हैं तो आपको बंदे कम चाहिए, यानी उसी काम को पूरा करने के लिए, काम तो वही है। तो ये इस वजह से इनडायरेक्ट रिलेशन है। और जब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो ये आपस में इस तरह से स्ट्रेट, इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन 15 और 6 की ये बराबर होती है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन, यानी 18 और मल्टीप्लाई बाय x। तो अब ये 18 इस साइड पे जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा। तो यह आप ऐसे कहते हैं दोनों साइड आप 18 से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको तो x चाहिए ना, तो ये 18 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो x है ये x मेरा बराबर हो जाएगा। आप इसको भी सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो ये 6 का टेबल 1 टाइम्स यहाँ पर और यहाँ पर 3 टाइम्स, और ये 3 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम्स और इस 15 पर 5 मरतबा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5 जवाब आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 5। तो 5 बंदे हों हमारे पास तो ये 18 दिन में काम कर लेंगे, यानी ऑप्शन ए जो है ना वो ठीक रहेगा। एक और वे से भी ट्राई किया जा सकता है, लेट्स ट्राई विद अनदर वे। वो ये है कि ये तो हमें पता चल चुका है कि ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट रिलेशन है। लेट्स ट्राई विद अनदर वे, हो सकता है उससे भी हो जाए। तो ये तो हमें पता है कि जो डेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है पीपल के। तो हम कह सकते हैं डेज बराबर हो जाएंगे k अपॉन p, ठीक है ना। तो k बराबर हो जाएगा हमारा यानी कि इस यहाँ से आप यहाँ से रिलेशन आप ये भी बना सकते हैं कि चले इस रिलेशन को ऐसे ही रहने दें फिलहाल, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाई d। अब पहला जो डेटा है हमारे पास, वहां पर हमारे पास 15 दिन है और 6 बंदे हैं, तो 6 बंदे और 15 दिन, तो ये 6 15 द 90 हो जाएगा इफ आई एम नॉट। तो यहाँ पर आ जाए तो इस इक्वेशन से हमारा ये जो इक्वेशन है ये बराबर हो जाएगी d इक्वल टू k की वैल्यू 90 आ गई है, 90 ओवर p, या हम कहेंगे p बराबर, क्योंकि p को इधर ले जाएं d को नीचे ले आए तो 90 ओवर d। अब d दूसरी डेटा पे आ जाए, दूसरी डेटा ये है कि डेज हमारे पास 18 है, तो 90 डिवाइड बाय 18। अब 18 का टेबल 90 पर लगे टू गेट 5। सो शायद आप इस वे से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, बट जो पहले मैंने मेथड बताया दैट इज द फाइनल वे ऑफ डूइंग, और वो बेहतर तरीका है, यानी इजी भी है। ये आखिरी सवाल है 21 जून की जो मैट्रिक कैटेगरी की टेस्ट थी। सवाल है सनाज स्कूल इज 9 मीटर इन द नॉर्थ। सना का जो स्कूल है वो ऐसे समझे उसके घर के नॉर्थ में 9 मीटर है, यानी 9 मीटर चलेगी नॉर्थ की तरफ, तो उसको जो है स्कूल मिल जाएगा। और जो मार्केट है वो 12 मीटर है इन द ईस्ट ऑफ आवर होम, कि वो 12 मीटर ईस्ट की तरफ चलेगी तो उसका घर आ जाएगा। सवाल ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द मार्केट इज। तो अब अगर इसको ऐसे देखें, ये सपोज करें ये घर है, उनका होम है, ठीक है। तो यहाँ समझे ऐसे कि ये नॉर्थ है, ठीक, और ये इस साइड पे फिर साउथ हो जाएगा, और लेट्स अज्यूम दैट कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाए, ये समझे घर है, यहाँ पर ये होम है। अब 9 मीटर ऊपर जाए नॉर्थ में तो यहाँ पर स्कूल है, ठीक है ना, और ये 9 मीटर, और ईस्ट की तरफ जो है ये 12 मीटर जो है, ये 12 मीटर यहाँ पर जो है मार्केट है। तो अब हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो मार्केट है यहाँ पर और ये जो स्कूल है, इनके दरमियान डिस्टेंस ये कितना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर आप ट्रीट कर लें, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 140 हो जाएगा, और प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 144 में आप ऐड कर देंगे 81। बेसिकली ये मैंने क्या किया है, अगर मैं स्टेप्स लिख लूँ,
तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह 9 रखना था और बेस की जगह 12, तो ये बन जाएगा आपका 9 9 द 81 और ये 144। ठीक है, तो 81 प्लस 144 ये आपका बन जाएगा 225 स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, अब स्क्वायर रूट 225 जो है ये किसके बराबर होता है? ये 15 के बराबर होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये 15 मीटर होना चाहिए एंड द ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक, सो ये यहाँ तक पूरा हुआ। इस टेस्ट के अंदर जो चीजें डिस्कस की गई हैं वो आप उनको गौर से देखें, और अगर आपका कोई कमेंट है, आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन है तो आप रब्ता कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, या यू कैन नोट डाउन माय कॉन्टैक्ट एट द एंड ऑफ द डे। You can talk to me on this for the further details, right? Thank you. So it's 7 basically. Thank you.